वो आती तो उसके चारों जानिब उजाला सा फैल जाता था। अगर उसका नाम नूरी ना होता तो यकीनन चांद नहीं होता। हामिद ने इस बार जिस मरीज को भेजा था, उसे देखकर डॉक्टर मुराद को अपने दिल में होने वाली उथल पुथल सरे नो याद आ गई थी, और साथ ही ये भी कि उसके सामने वो डॉक्टर नहीं, मरीज बन जाता है। अच्छा जी, आज कौन सी बीमारी खींच के लाई है नूरी साहिबा को हमारे पास? मुतवज्जे तो वो पहले भी था, अब जरा डॉक्टरों वाले मखसूस अंदाज में जायजा लेती नजरें उस पर जमाईं और नूरी गंग रह गई। घर से जो बीमारी सोच के आई थी, वो तो उस वक्त डॉक्टर मुराद के खूबरू चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके जहन से उड़न छू हो गई। कदरे तवक्कुफ से हकलाते हुए उसने वही बता दिया जो पिछले 10 दिनों में हर बार यहाँ आकर और कोई बहाना ना पाकर वो उसे बताती थी। वो जी गला खराब है। ये बहाना पहले भी उसे मूंझू ही लगा था, और अभी भी ये सोच के हाँ ये ठीक है, वो कौन सा टॉर्च लेके मेरे हल्क में उतरेगा। बुखार का बताती तो थर्मामीटर उसका राज खोल देता। खांसी का बताती तो मसनूई खूं खूं करनी पड़ती। खांसी वैसे भी उसे बड़ी गैर रोमानवी और सस्ती सी बीमारी लगा करती थी। ये ऑप्शन तो उसने फौरन ही रिजेक्ट कर दिया। नज़ले का ऑप्शन भी था, मगर ये चूंकि गांव था और यहाँ बगैर दूध की तेज़ पत्ती की चाय से ही इसका इलाज कर लिया जाता था, इसलिए उसे यहाँ अपने वक़ार का ज़्यादा ख्याल था। भला डॉक्टर मुराद के सामने चाहे मसनूई ही सही, वो नाक साफ करती अच्छी लगती? इससे तो मुमकिन था कि डॉक्टर मुराद का दिल ही उसे उकता जाता। आज तो खैर उसने कान दर्द का बहाना सोचा था। उसमें भी यही सहूलत थी कि वो बस ऊपर से टॉर्च की रोशनी डालता और फिर दवाइयाँ दे देता। मगर शूमी किस्मत के ऐन वक्त पे याददाश्त ने दगा दे दी। बल्कि एक याददाश्त पर ही क्या मौकूफ, डॉक्टर मुराद को देखकर तो उसकी सारी हिस्सें जवाब दे जाती थीं। ओह, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ? आप दवाई तो बाकायदगी से ले रही हैं ना? क्या इससे कुछ अफाका नहीं हुआ? मैं दवाई बदल दूं? वो ये सुनते ही हकीकी तशवीश का शिकार हुआ और उसे मुंह खोलने के लिए कहा। उसने दिल ही दिल में शर्मिंदा होते हुए मुंह खोला। ऐसा है कि मैं आपकी टैबलेट्स बदल रहा हूँ। आप 2 दिन के बाद आकर मुझे बताइएगा। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ा तो फिर आपके टेस्ट कराने पड़ेंगे। अच्छी तरह मुआयना करके पेशानी सहलाते हुए उसने स्लिप पे न जाने क्या लिखा। नूरी को अंग्रेज़ी पढ़नी भी आती तो वो इसे न समझ सकती थी। ठीक है जी। मध्यम लहजे में कहते हुए उसने पर्ची लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और तभी मुराद को कुछ ख्याल आया। नहीं, ये टैबलेट्स तो शायद यहाँ ना मिले, और मेरे पास स्टॉक में भी नहीं है। मैं कल शहर जाऊँगा तो लेके आऊँगा, फिर हामिद दे जाएगा आपके यहाँ। उसने अपने कंपाउंडर का नाम लिया। उसने इस बात में सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। मुराद का दिल नहीं चाह रहा था कि वो इतनी जल्दी उसके सामने से हटे, मगर उसके रुतबे और शान का भी कुछ तकाजा था जो उस वक्त उसे चुप रहने पर मजबूर कर गया। उसके शिफाखाने से बाहर आते ही उसका दिल चाहा कि वो उड़ने लगे, नाचने लगे, चिल्ला चिल्ला के हर आते जाते को ये बताए कि वो डॉक्टर मुराद की पसंद बन गई है, उसकी तशवीश की वजह बन गई है। वो डॉक्टर मुराद जो गांव की हर कुंवारी लड़की के दिल का अरमान बन चुका था। शिफाखाने से घर तक का रास्ता उसने इन्हीं ख्यालों में गुम चेहरे पर एक हसीन सी मुस्कुराहट लिए तय किया था, जिसने पहले तो पास से गुजरती ज़ैनब दाई को मुतवज्जे किया। एक गली मुड़ने के बाद कसाई ने भी हट्टों के गोश्तों से फूटती ये मुस्कुराहट देखी। अपनी गली में आते हुए गांव के सर्टिफाइड लच्छे मुश्ताक ने से अपने लिए इशारा जाना और सीटी मार के जवाबी मुस्कुराहट उछालते हुए अपने छिद्रे बालों में हाथ फेरने लगा। और तभी उसे कुछ होश आया। मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। आंखों में भरपूर नागवारी और नाराजगी लिए उसने बाएं हाथ की 5 उंगलियां फैला के लानत जैसे उसके मुंह पर फेंकी। वो बेचारा अपना सा मुंह ले रह गया। ज़ेरे लब बेशुमार गालियां बड़बड़ाते हुए वो अपने घर का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई। नूरी तो आ गई। दरवाजे के खटके पे नबीले ने नानी के कमरे से झांका। हाँ, आ गई। वो हरनी किसी कलांचे भर के उसके सामने आके खड़ी हुई। नबीला आंखों में अजीब सा तासुर लिए उसे देखने लगी, जिसकी आंखों में चिरागा हो रहा था और रुखसारों पर अनार फूट रहे थे। तूने इतनी देर क्यों कर दी? नूरी ने देर बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, मगर नबीला उस वक्त उसके मुंह से वो सब नहीं सुनना चाहती थी जो नूरी उसे सुनाने को बेताब नजर आ रही थी। अरे क्या बताऊं, मैं तो आना चाहती थी, मगर डॉक्टर मुराद ने कहा पूरे 2 दिन बाद नजर आई है, थोड़ी देर तो ठहर जा। नूरी ने जो कहा तो नबीला का चेहरा एकदम उतर सा गया। उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। सच? उसने ऐसा कहा। उसका धीमा लहजा बेयकीन नहीं था, मायूस था, क्योंकि एक बार नूरी के साथ उसके शफाखाने जाके वो खुद मुलाहिजा कर चुकी थी।
نوری کو دیکھ کے ڈاکٹر مراد کے چہرے پر کھلتی بہار۔ اس لیے اب نوری جو کہتی تھی اسے ماننا پڑتا تھا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نوری نے منہ بنایا۔ یقیناً وہ جھوٹ بول رہی تھی، مگر یہ بات صرف وہ جانتی تھی ڈاکٹر مراد کے معاملے میں، اور نبیلہ کو جلانے کے لیے وہ ایسے چھوٹے موٹے جھوٹوں کو جھوٹ مانتی ہی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر کہ کیا ہوا جو ڈاکٹر مراد نے منہ سے نہیں کہا، اس کی آنکھوں اور دل میں تو یہی تھا۔ دیکھ نوری، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں، اس ڈاکٹر سے دور رہ، اس کی باتوں میں مت آ۔ یہ شہری لوگ بڑے کمینے ہوتے ہیں، یہ اسی طرح سے گاؤں کی بھولی بھالی لڑکیوں کو پھنسا کر اپنا مطلب نکالتے اور پھر یہ جا وہ جا۔ نوری کو بھولی بھالی لڑکیوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے نبیلہ کے دل نے بڑا اعتراض کیا تھا، مگر اسے بھی تو صرف اپنا مطلب پورا کرنا تھا۔ اف، وہ شہری نہیں ہے، کتنی بار بتاؤں؟ نوری کو کوئی غض نہیں تھی، اگرچہ وہ حقیقتاً بھی دھوکے باز ہوتا۔ فی الحال تو وہ بڑی نازا تھی۔ نبیلہ کچھ کہنے کو منہ کھولنے ہی لگی تھی کہ نانی کی آواز نے ان کی بحث کو فل سٹاپ لگا دیا۔ نوری، او نوری، میں نے تجھ سے کہا تھا مجھے یاد سے 3 بجے جگا دینا۔ رحمت کے یہاں پوتے کی مبارکباد دینے جانا ہے، اور تو یہاں کھڑی پنچایتیں کر رہی ہے۔ اور نیلو، تو کب آئی؟ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ان کا دھیان نبیلہ پر ہوا تو پوچھ لیا۔ نانی بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو ان کے سونے میں ہی نوری کو بلانے پر آن ٹپکی تھی کہ نوری کے آنے سے پہلے اگر وہ جاگتی تو وہ کوئی بہانے بنا سکتی۔ کافی دیر پہلے آئی تھی، بس اب جانے لگی ہوں، ورنہ اماں یہیں آ کر میری گت پکڑ لیں گی۔ اس نے جلدی سے موڑے پر پڑا فریم اٹھایا جسے وہ نوری کے آنے کے انتظار میں کاڑ رہی تھی، اور ایک تیز سی نگاہ نوری پر ڈال کے وہ باہر ہولی۔ اٹھو نانی، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، صرف 15 منٹ ہی اوپر ہوئے، ورنہ پھر مجھے ڈانٹتی رہو گی کہ میری وجہ سے تمہارا پروگرام بگڑ گیا۔ اسے فی الحال تھوڑی تنہائی درکار تھی جسے تازہ تازہ ہوئی ملاقات کے رنگین خیالوں سے سجانا تھا۔ اٹھ رہی ہوں تو میرے کپڑے نکال دے۔ نانی گھٹنوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے اٹھی تو اس نے بھی نانی کے زنگالود صندوق کا رخ کیا۔ اس چھوٹے سے کچے گھر میں کل 2 ہی نفوس تھے، ایک وہ اور دوسری اس کی نانی۔ اس کی ماں بھی بالکل اسی کی طرح اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھی، اور ظاہر ہے کہ لاڈلی بھی تھی۔ اسی لاڈ کے نتیجے میں اس نے جب اپنے لیے شریک حیات خود چنا تو نہ اماں روک پائیں نہ ابا۔ شادی سے پہلے تمام نوخیز عاشقوں کی طرح اسے جمال میں کوئی خامی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی تھی، مگر شادی کے پہلے دن بلکہ پہلی رات جب وہ اس کے سامنے چرس کا سٹا لگانے لگا تو حقیقی معنی میں وحیدہ کی دنیا ہل گئی۔ اسے اس کے ہاتھوں میں دبی بھری ہوئی سگریٹ کے اثرات اپنے دماغ پر ہوتے محسوس ہوئے۔ خیر، بات اگر یہیں تک رہتی تو بھی غنیمت تھی، اگرچہ وہ دور پرانا تھا اور اس زمانے میں آج کل کے دور کی طرح چرس یا کسی بھی قسم کے نشے کو فیشن نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر پھر بھی وحیدہ نے یہ صدمہ سہ لیا۔ مگر اگلے کچھ دنوں میں اس کا خون خوش ہوا اور دماغ سے اس کی محبت کا باقی بھوت بھی اتر گیا۔ جب آئے دن اس کے جہیز کی قیمتی چیزیں غائب ہونے لگیں، اس نے جمال سے پوچھا۔ جمال صاحب صاف منکر ہو گئے۔ اگر اس کی ساس اتنی بھولی اور بھلی مانس نہ ہوتی تو یقیناً اس کا شک انہی پر جاتا۔ مگر ایک دن اس نے جمال کو ہاتھوں پکڑ لیا جب وہ کارنر سے اس کی سٹیل کی کیٹلی پار کر رہا تھا۔ پوچھنے پر جمال نے کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میاں بیوی میں کیا تیرا کیا میرا؟ اب اگر جوئے میں کچھ رقم ہار ہی گیا ہوں تو وحیدہ تیرا فرض بنتا ہے کہ تو یہ رقم مہیا کرے، چاہے اپنے جہیز کے سامان سے کرے، چاہے اپنے امبا ابا کی جیبوں سے کرے۔ نوری کی پیدائش تک وہ اپنے گھر کا زیادہ تر سامان جمال کی لت کی نظر کر چکی تھی، خرچے کے لیے بھی اسے اپنے اماں ابا کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ کبھی جیتتا نہیں تھا، یا اگر جیتتا بھی تھا تو وحیدہ نے وہ رقم کبھی گھر آتے نہیں دیکھی تھی۔ شاید وہ جمال باہر ہی اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتا تھا۔ سانس کی وفات کے بعد اس کا گزرا اور بھی مشکل ہو گیا، اور پھر یہ بھی ڈر کہ کسی دن جمال جوئے میں اسے نہ ہار جائے۔ وہ نوری کو لے کے اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ جمال میں 1-2 بار لے جانے کی کوشش کی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، اور اس کے کچھ دنوں بعد ہی اڈے پر ہونے والے تنازع میں جو جوئے کی رقم پر ہی تھا، ایک ساتھی جوئے باز کا چھری جمال کے دل میں اتر گئی، اور اس طرح وحیدہ کی جان ایک چرسی، نکمے اور جوئے باز شوہر سے چھوٹ گئی۔ 2 سال بعد جب وہ بھی جمال سے جا ملی تو گاؤں کے لوگوں نے اس کی سچی محبت کو محسوس کیا، جبکہ اصل وجہ یہ تھی کہ جمال کے ساتھ وہ سخت ترین ایام گزارتے گزارتے نہ جانے کب ہیپیٹائٹس جیسا موذی مرض خود کو لگا بیٹھی تھی، جو کہ بالآخر اس کی جان لے کے ٹلا۔ اب نوری تھی اور اس کے نانا نانی۔ نانا کی کچھ زمین تھی جس سے اتنا آ جاتا تھا کہ ان کا گزرا ہو جاتا تھا۔
3 سال پہلے جب نانا فوت ہوئے تو پھر وہ دونوں بالکل ہی اکیلی رہ گئیں۔ ہاں، البتہ نانی کا ایک بھانجا تھا جو شہر میں رہتا تھا اور پولیس میں تھا۔ وہ کبھی کبھار نانی کی خبر گیری کرنے آ جاتا تھا، اور جب بھی آتا مونچھم کو تاؤ دیتے ہوئے ایک بات ضرور کہتا: خالہ، کوئی پریشان تو نہیں کرتا، کوئی ڈرائے یا تنگ کرے، مجھے بس آپ خالی اس کا نام بتا دینا۔ نوری اکثر سوچتی تھی کہ ماموں سے کہہ کے مشتاق کی کٹائی کروائے، جو اکثر آتے جاتے اسے چھیڑا کرتا تھا، مگر پھر چپ رہ جاتی، اور نانی کہتی: نہ بیٹا، سب اچھے ہیں، سارا پڑوس، سارا پنڈ میرا اپنا ہے، سب خیال رکھتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ نوری اور کچھ نہیں تو اس دعا پہ کلس جاتی۔ ان سب میں نبیلہ بھی تو آتی ہے جس نے میرا موتیوں بھرا دوپٹہ لیا اور جلا کر واپس کیا۔ ان سب میں مشتاق بھی آتا ہے جو ہر وقت اپنی منحوس شکل لے کے میرے راستے میں کھڑا رہتا ہے۔ اس بار تو مشتاق نے اسے اتنا عاجز کیا ہوا تھا کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس بار وہ ماموں سے مشتاق کی شکایت لگا کر رہے گی۔ مراد، او مراد پتر! سورج کھیتوں کے عقب میں غروب ہو رہا تھا۔ وہ کچی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے گھر واپس جا رہا تھا جب اسے اپنی پشت پہ چاچا نیاز کی ہانپڑتی کانپتی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹکا اور رک کے پلٹا۔ اسے رکتے دیکھ کے ان کے چہرے پر ذرا اطمینان جھلکا اور وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے اپنی سانسیں بحال کرنے لگے۔ سلام چچا، سب خیر تو ہے؟ وہ متفکر لہجے میں پوچھتا ہوا بغور انہیں دیکھنے لگا۔ خیر کہاں ہوتی ہے بتر، تیری چاچی کو کل رات سے دست اور قے ہو رہی ہے، اب زیادہ حالت بگڑ گئی ہے۔ میں گیا تھا شفا خانے، حامد نے بتایا تو گھر کے لیے نکل گیا ہے۔ بیٹا اگر تجھے تکلیف نہ ہو تو میرے ساتھ چل کے اسے دیکھ لے، بیچاری نڈھال ہوئی پڑی ہے۔ پریشانی سے کہتے کہتے ان کا لہجہ منت میں ڈھل گیا۔ آپ بھی کمال کرتے ہو چچا، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ چلیں آئیں۔ بیگ تو اس کے ہاتھ میں ہی تھا، وہ فوراً تیار ہو گیا اور چچا بے شمار دعائیں دیتے اس کے ساتھ ہو لیے۔ چاچی کی حالت واقعی خراب تھی۔ کل رات سے انہیں ہیضے نے جیسے نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب ڈرپ کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اس نے حامد سے ڈرپ منگوا کر وہیں پر انہیں لگا دی، کچھ ضروری دوائیاں دے کر مختلف تاکیدیں کرتے ہوئے۔ جب وہ جانے کو اٹھا تو ان کی بہو چائے لے آئی اور چچا کے اصرار پر اسے پھر بیٹھنا پڑا۔ دیکھ تو زکینہ، مراد پڑھ لکھ کے کتنا سونا ڈاکٹر بن گیا، پورے پنڈ والوں کی دعائیں لے رہا ہے۔ ایک تیرا نکما پتر اسکول سے نہ بھاگتا تو آج وہ بھی بڑا آدمی ہوتا، یوں کھیتوں میں پسینہ بہا بہا کر رنگ کالا نہ کر رہا ہوتا۔ ان کی لہجے میں مراد کے لیے رشک اور فخر تھا، اور اپنے بیٹے شہباز کے لیے دبا ہوا غصہ اور تعصف۔ ایسا نہ کہیں چچا، اسکول سے تو میں بھی بھاگا کرتا تھا، یہ تو بعد میں بس اماں ابا گزرے تو ان کی خواہش پوری کرنے کا جنون ہوا۔ اپنے ہاتھوں پہ نظریں جمائیں ان کی بات کے جواب میں وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ گاؤں کے ان سیدھے سادھے لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ ان کے انداز میں اس کے لیے محبت تھی، رشک تھا، حسرت تھی اور حیرت بھی، کیونکہ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو 11 سال کا تھا۔ کھلے گریبان، گندے پنچوں والا ایک بدتمیز اور جھگڑالو سا لڑکا تھا، جس کا پسندیدہ مشغلہ کنچے کھیلنا، پتنگ اڑانا اور اپنے مخالف گروپ کے لڑکوں سے جھگڑے کرنا تھا۔ اسے کبھی خوشی سے ڈھنگ کے خلیے میں اسکول جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ ہر دوسرے دن اس کا باپ اسے مارتا، پیٹتا، گھسیٹتا ہوا اسکول کے گیٹ پر چھوڑ کے جاتا تھا۔ وہ باپ کے نظروں سے اوجھل ہونے کا انتظار کرتا اور پھر ان کے جاتے ہی وہ اپنی طرح کے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرنے نکل جاتا۔ اس کے دوستوں میں چچا نیاز کا بیٹا شہباز بھی شامل تھا، جس نے اب اسے خالصتاً شہری حلیے میں ڈاکٹر بنے دیکھا تو حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھیں، کیونکہ ان کے گروپ کے باقی لڑکے بھی اسی طرح کے تھے۔ کوئی کھیتی باڑی کر رہا تھا، کوئی دکانداری کرتا رہا، کوئی اپنے خاندانی پیشے میں جٹ گیا۔ بس ایک مراد تھا جو اپنے والدین کے ساتھ شہر چلا گیا، لمبے عرصے بعد لوٹا تو ڈاکٹر بن چکا تھا۔ ان کے شہر جا کر بس جانے کی بھی اپنی الگ داستان تھی۔ غربت ان کے خاندان کی رگ رگ میں یوں بسی ہوئی تھی جیسے کوئی نسل در نسل چلنے والی علامت ہو۔ مراد کا باپ گلی گلی آوازیں لگا کر منیہاری کی چیزیں بیچتا تھا۔ اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں بس ایک خواب زندہ تھا کہ مراد پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ وہ خود ان پڑھ تھا، مگر اتنی سمجھ رکھتا تھا کہ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو قسمت کو بدل سکتی ہے۔ بدقسمتی سے مراد اس سے متفق نہیں تھا، اسی لیے اس کا باپ اسے مار پیٹ کر پڑھائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ ایک دن دوسرے گاؤں کا اس کا ایک دوست جو شہر جا کر روزگار حاصل کر چکا تھا،
ملا تو شہر کے رنگین قصے سنائے۔ مراد کے باپ نے سوچا کہ پڑھائی تو ابھی بہت دور ہے، جبکہ یہاں تو کبھی دہاڑی ملتی کبھی نہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اسے سوچنے میں دیر نہ لگی۔ نہ کوئی زمینیں تھی، نہ جائیداد کہ جن کی فکر ہوتی، ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا جو برسات میں ٹپکتا رہتا۔ اس نے اسے تالا لگایا، بیوی اور بیٹے کو ساتھ لیا اور گاؤں کو الوداع کہہ دیا۔ تب سے آج تک کسی کو خبر نہ ملی کہ وہ کہاں گیا۔ جس دوست کے سہارے گیا تھا وہ بھی دوسرے گاؤں کا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک مراد واپس آ گیا، سفید گھوڑے پر نہیں لیکن سفید کوٹ پہنے ایک ڈاکٹر بن کر۔ وہ سیدھا اپنے گھر آیا، مگر وہاں منشی خالو کی شادی شدہ بیٹی اور داماد کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اگرچہ انہوں نے گھر پر قبضہ کر رکھا تھا، مگر گھر کو کافی سنوار بھی دیا تھا۔ معاملہ ملک جی کی پنچایت میں پہنچا، جہاں طے ہوا کہ مراد جتنا خرچ انہوں نے گھر پر کیا ہے وہ ادا کرے، اور یوں گھر کا قبضہ واپس مل گیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کلینک کے لیے اس نے گاؤں کی طرف آنے والی مین سڑک کے کنارے ایک مناسب جگہ پسند کی، مصروف، نمایاں، بہترین۔ کچھ ہی دنوں میں ایک کمپاؤنڈر بھی رکھ لیا۔ اسے رکھا نہیں تھا، بلکہ گلزار خود منت سماجت کرتا ہوا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مراد کو اپنے باپ کی یاد آ گئی، جو چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا کچھ بن جائے، چاہے ڈاکٹر نہ سہی، آدھا ڈاکٹر ہی سہی۔ گلزان یعنی حامد ذہین تو تھا، مگر ایک مسئلہ تھا، وہ مراد کی لکھائی سمجھ نہیں پاتا تھا، اس لیے دوائی دینے کا کام مراد خود کرتا۔ انجیکشن لگانا اس نے حامد کو سکھا دیا تھا، مگر انجیکشن تیار کرنا پھر بھی خود ہی پڑتا۔ حامد کا اصل کام مریضوں کو باری کے مطابق اندر بھیجنا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، گاؤں والے مطمئن تھے۔ ایک دن چاچا نیاز کے گھر سے واپسی پر ڈاکٹر مراد کا دل بے اختیار نوری کے گھر کے سامنے رک گیا۔ دروازے پر دستک دیتے ہی دونوں پٹ کھلے۔ نوری کی حسین گلابی چہرے اور خوبصورت آنکھوں نے اسے پل بھر میں جیسے کسی رنگین دھنک میں ڈبو دیا۔ وہ شاید اس کی آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ حیرت سے دروازہ خود بخود پوری طرح کھل گیا۔ وہ سٹ پکا گیا۔ آپ کا گلا اب کیسا ہے؟ وہ جواب نہ دے سکی، بس اسے گھورتی رہی۔ تب مراد نے محسوس کیا کہ اس کے منہ میں کچھ ہے۔ اچانک اس نے منہ کا پانی زور سے ایک طرف پھینکا اور اس کے ساتھ برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی باہر نکل آئے۔ آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہے، وہ حیرت میں گھرا کچھ کہہ نہ پایا۔ نوری خجالت سے سرخ ہو گئی۔ اگر وہ بتا دیتی کہ برفیلے پانی سے پہلے وہ کھٹاس کے لیے املی بھی خوب چبا چکی ہے، تو مراد شاید حیرت سے بے ہوش ہی ہو جاتا۔ کون ہے نوری؟ نانی نے اندر سے آواز دی۔ نانی، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، نوری نے جواب دیا۔ نانی خاموش ہو گئی، شاید وجہ سوچنے لگی کہ ڈاکٹر خود دروازے تک کیوں آیا ہے۔ اندر آئی نا؟ نوری کو جیسے دیر سے خیال آیا۔ نہیں، میں بس یہ ٹیبلٹس دینے آیا تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے جیب سے پہلے سے نکالی ہوئی دوائیں باہر نکال لایا۔ اب تو شاید ہی ان سے کوئی فائدہ ہو۔ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر انہیں دھرتے ہوئے اس کا لہجہ کچھ روکھا اور خفگی بھرا ہو گیا تھا۔ نوری کا دل سڑک کے چمٹا اس کے انداز پہ۔ نہیں مر جانی ہے؟ اسے تو اندر کیوں نہیں بلا رہی؟ نانی کی آواز میں اس بار غصہ تھا۔ پچھلے دنوں ان کا کئی برسوں کا جکڑا ہوا سینہ اس کی دوا سے ٹھیک ہو گیا تھا، اور اب وہ بھی اس کے متاثرین میں سے تھی۔ مراد وہیں سے پلٹ آیا۔ نانی، وہ چلے گئے۔ اس کی بےتاب نظریں اس کے اٹھتے ہوئے قدموں پر تھیں اور لہجہ روحان سا ہو گیا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر آئی۔ نوری، تو نے اسے اندر آنے کو کیوں نہیں کہا؟ اور وہ آیا کیوں تھا؟ نانی اپنی چارپائی پہ پہلو بدل کے لیٹی تسبیح کے دانے گھما رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سوال داغے۔ میں نے بلایا تھا مگر انہیں جلدی تھی، وہ چلے گئے۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ مسلسل اس کی خفگی اور اپنی بیوقوفی پر سوچ رہی تھی، کیا میں اسے یہ بتا دوں کہ میرا گلا کبھی خراب تھا ہی نہیں، اور یہ میں برف کے ٹکڑے چباتی اور املی کھا کے خراب کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ میری آواز بیٹھ جائے اور اس کی دوائی ٹھکانے لگے؟ نہیں، یہ تو بڑی بے عزتی والی بات ہو جائے گی۔ اس نے گھبرا کے خود ہی اپنی سوچ رد کی۔ اب تو مجھے سچ مچ بیمار ہونا پڑے گا تاکہ اس کی خفگی فکر میں بدلے۔ سامنے کی دیوار کو تکتے ہوئے اس کا دل چاہا کہ اس دیوار پر سر دے مارے۔ سر پھٹے گا، اس بہانے سے وہ اس کے کلینک چلی جائے گی اور اس کا غصہ بھی اتر جائے گا۔ نوری، تو نے روٹی ڈالی ہے؟ ایک تو اس کی لامتنائی سوچیں اور اس پہ نانی کے سوالات۔ نہیں نانی، بنا رہی ہوں ابھی۔ وہ اندر سے چڑ گئی تھی مگر لہجہ ہموار رکھا۔ تو کتنی سست ہو گئی ہیں؟ تجھے پتا تو ہے مغرب کی نماز کے بعد میں روٹی نہ کھاؤں تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ نانی یہ بات سنتے ہی آگ بگولا ہوتے ہوئے غصے سے اٹھ بیٹھی۔ نبیلہ نے کہا تھا آج اس کی اماں تندور لگائے گی، میں اس آس پہ بیٹھی تھی، کمینی کہیں کی۔ آخری گالی اس نے زیر لب دی تھی۔ جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی۔
रोटी बनाने के बहाने से ही उसे थोड़ी सी तन्हाई मैसर आ जाती। मेरा साग भी गरम कर देना। नानी की ताकीद पर सर हिलाती वो बुआची खाने में आ गई। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां ठीक करते हुए आग जलाई तो उसे एक और ख्याल आया, क्यों ना अपना हाथ चला लूं। भड़कते शोलों पे तवा रखते हुए एक हल्का सा शरारा उसके हाथ को छू गया और बेख्तियार उसकी चीख निकल गई। नाना, ये तो बड़ा दर्द वाला काम है, इससे तो अच्छा सर ही फोड़ लूं। वो शदीद झुल्लाहट का शिकार हो गई थी। उसे इसी बात पर गुस्सा था कि जब से डॉक्टर मुराद आया था, पूरा गांव तो जैसे शर्तें लगा के बीमार हो रहा था, और एक वो थी हट्टी खट्टी घूम रही थी, कोई बीमारी उसके पास फटक ही नहीं रही थी। आखिरी रोटी डालते हुए बिलाखिर उसके जहन में एक आइडिया आ ही गया। नानी के लिए साग और टिंडों का सालन गरम करके उन्हें खाना दिया। खुद बाहर निकलने को थी जब नानी ने पूछा, तू नहीं खाएगी? नहीं नानी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, उसने कदरे तरद्दुद से जवाब दिया। हाँ, सारा दिन अल्लाह बला जो ठूंसती रहती है, कभी चूरन, कभी इमली, कभी मसाले वाले पापड़, भूख तोड़ेगी। नानी की नज़र कमज़ोर थी मगर उस पर जमी रहती थी। वो मुंह बना के बाहर निकल आई। उसे अपने आइडिया पर अमल भी तो करना था। बुआची खाने में आकर उसने तौलिया में लिपटा हुआ बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा बाहर निकाला। उसे वो कोई घंटा पहले बर्फीले पानी के गरारे करने के लिए राजदा के घर से लेके आई थी। राजदा हैरान भी हुई थी। अब तो ठंड पड़ने लग गई है, मटके का पानी भी अच्छा खासा ठंडा होता है, तुझे बर्फ क्यों चाहिए? तूने क्या करना क्या है, पूछ के बहस न कर, बर्फ दे दे जल्दी से। वो झुंझला गई तो राजदा ने उसे बड़े से पतीले में से जमा हुआ बर्फ निकाल के दे दिया था। उस वक्त उसने गरारे करने के लिए उसमें से कुछ बर्फ तोड़ी और बाकी तौलिया में लिपेट के रख दी थी ताकि जल्दी न पिघले, और अब वो उसके अच्छे काम आ रहा था। बसूल खाने में आकर उसने वो बर्फ आधी भरी हुई बाल्टी में डाली और फिर वहीं सहन में बैठ के उसके पिघलने का इंतजार करने लगी। अब तो सर्दी होने लगी है, जब मैं इस बर्फारे पानी से नहाऊंगी तो और कुछ हो न हो, जुकाम तो पक्का ही पक्का होगा। अब उसे परवाह नहीं रही थी, भले वो डॉक्टर मुराद पर छींक छींक के अपना इमेज का कबाड़ा कर देती, बस अब उसे हकीकी वजह चाहिए थी डॉक्टर मुराद के पास जाने की। इस वक्त भी उसके ख्याल से उसकी आंखें चमक उठीं। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख खुली। चंद लम्हे तो वो उस घटाटोप अंधेरे में अपने अचानक जागने की वजह याद करने लगी। वो रात को 0 पावर बल्ब जलाकर सोने का आदी था, मगर इस वक्त लगता था कि बिजली गायब थी। टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल उठाने ही लगा था कि बैरूनी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़ाया गया और वो उछल पड़ा। उसके साथ ही उसे याद आ गया कि इसकी आंख क्यों खुली थी। वो बड़ी तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोलने आया। डॉक्टर था, इतना तो समझ गया था कि रात की इस पहर कोई इमरजेंसी ही किसी को इसके दरवाजे तक खींच लाई होगी। दरवाज़ा खोलते ही सामने शहबाज खड़ा। शहबाज की हरासा सूरत देखी, उसके दिल में खतरे की घंटियां टनाटन बजने लगी। मुराद जल्दी चलो, अम्मा की हालत बहुत ख़राब है। वो हाँप रहा था। हाँ मैं चलता हूँ। उसने पूछ-गुछ में वक्त ज़ाया नहीं किया था। भाग के अंदर आया, अपनी मेडिकल किट चेक की, चप्पल पैरों में अड़से और घर के दरवाजे को महज भीड़ के वो भागते कदमों उसके साथ वहाँ पहुँचा। उनका सारा घर जाग रहा था। चाची के सरहाने मौजूद बैठे उन्हें फूंके मार रहे थे। उसने धड़कते दिल से उनका मुआयना किया। वो शदीद निकाहत से बेहोश थी, चेहरे पर हल्दी सी मालूम हो रही थी। शहबाज, उन्हें फ़ौरन शहर के अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करो। अहमद संजीदगी से कहते हुए वो अपने लहजे की संगीनी से उन्हें मज़ीद हौला गया। क्या? चाचा का लहजा डूबा। इनकी हालत ऐसी है कि इन्हें अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है। ये कहते कहते उसने शहबाज और चाचा के चेहरों पर नासमझी के तासुरात देखे तो वजाहत करते हुए कहने लगा, मेरा मतलब है इन्हें अस्पताल के माहौल में मुस्तकिल निगरानी की ज़रूरत है। मैं जो कर सकता था मैंने किया, अब मेरे पास ना वो दवाइयाँ हैं ना वो इंतज़ाम है। चाचा, आपने मुझे बुलाया भी तो इतना लेट। हैज़ा कोई ऐसी बीमारी है जिससे घर में निपटा जा सके? मुझे क्या पता था, ये नेक वक्त खुद ही झेलती रही। शाम को हाल ज़्यादा ख़राब हुआ तो जमीला ने बताया। चाचा ने अपना माथा पीटा। शहबाज, तुम जाओ, गाड़ी का इंतज़ाम करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शहबाज बेचारा हाँपता कांपता एक बार फिर बाहर को लपका। वो मुतफक्किर था, परेशान भी था। जो भी था, चाची पहले तो इसकी मरीज़ा थी। इब्तिदाई इलाज भी इसी ने किया था और इस इलाज ने रत्ती भर भी असर नहीं किया। फजर की अजान तो रास्ते में ही हो गई। चाची को पहले इमरजेंसी में ट्रीट किया गया, फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। या मुराद जब अपनी गाड़ी लेकर वापस आने लगा तो शहबाज ने इससे भी कहा, तुम चले जाओ मुराद, तुम रात से हमारे साथ हो, बेआराम हो। तुम कहाँ ख्वाब? उसने नफ़ी में सर हिलाया। चाची की हालत में बेहतरी देखूंगा तब फिर चला जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। वो हल्के से मुस्कुराया। थकन और बेख्वाबी की सुर्खी उसकी गंदमी रंगत और सुरमई आंखों में बिखरती नजर आ रही थी, मगर इस सुर्खी के अलावा उसकी आंखों में तशवीश थी, इस्तराब था और कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे समझना शायद शहबाज के बस की बात नहीं थी।
वो तो बस मोहब्बत और अकीदत से उसे देखता चला जा रहा था। नूरी, ओ नूरी, उठ जा, नमाज पढ़ ले, वक्त निकला जा रहा है। वो लिहाफ में दुबकी पड़ी थी जिसे नानी ने उसके चेहरे से हटाते हुए उसे पुकारा। उसने चंद लम्हे कुछ महसूस करने की कोशिश की और तब एहसास हुआ अपने जिस्म की हरारत का। दिल बिल्ली उछला और उसकी नींद उड़नछू हुई। नानी, मैं। उसने आंखें खोल के उन्हें देखने की कोशिश की। मुझे लग रहा है मुझे बुखार है। तो ज़रा देख तो है। नानी ठिठकी, फिर बगौर उसकी सूरत का जायज़ा लिया। बुखार क्यों हो गया तुझे? हैरानी और तशवीश से बड़बड़ाते हुए उन्होंने हाथ बढ़ा के उसकी पेशानी पर रखा और अगले ही पल हाथ हटा के उसे घूरने लगी। क्या? वो सटपटाई। बस कर दे, लोठा की लोठा हो गई, मगर नमाज के लिए तेरे बहाने न जाएंगे। कोई बुखार नहीं है, चल उठ, नमाज पढ़, सूरज निकलने लगा है। वो लताड़ती हुई पलटी। मगर नानी, वो कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रह गई। लिहाफ उठाया और उठ बैठी। जिस्म की जिस हरारत को वो बुखार समझ बैठी थी वो सारी रात उस मयूब लिहाफ में दुबके रहने की वजह से थी, वरना इससे बुखार की कोई अलामत महसूस नहीं हो रही थी। ना आंखें जल रही थी, ना सर दुख रहा था। उसने चंद गहरी सांसें लेके जुकाम की किसी अलामत को महसूस करना चाहा, मगर सांस भी बड़ी आसानी से आई और खारिज हो गई। मायूसी का गलबा बड़ा शदीद हुआ। वो दोनों हाथों में सर थाम के बैठ गई। उसका दिल चाहा भागकर रोती शुरू कर दे। कितने जतन किए थे कल रात को बर्फीले पानी से नहाने के बाद भी उसने फौरन आके लिहाफ नहीं उड़ा था, बल्कि 1 घंटा वो सहन की ठंडी फजा में टहलती भी रही थी। मगर इसके बावजूद, नानी मैं बदनसीब क्यों हूँ? उसका गिलगीर लहजा सूर्य यासीन पढ़ती नानी को डंग मार गया। क्या कह रही है नूरी? अल्लाह ना करे तू क्यों बदनसीब होने लगी? तू तो मेरी शहजादी बेटी है, शहजादियों वाला बख्त ले पैदा हुई है। वो परेशान हुई मगर बज़ाहिर प्यार से चमकारा। वो बजाय कुछ कहने के अपने आंसू साफ करने लगी। अगर इस वक्त नानी को उसकी ये बचकाना सी परेशानी पता चल जाती तो यकीनन ये प्यार कहर में बदलता। नमाज पढ़ के नाश्ता करने के बाद जब वो बेजारी से अपने बिस्तर पर पड़ी थी और सफाई करने का भी उसका मूड नहीं था, तो नबीला और ताजी एक साथ आ टपकी। उस पे इतनी मुर्दनी छाई हुई थी कि वो उनकी तरफ देखती भी ना, मगर ताजी ने एक जोरदार छींक मारी तो उसने हाथ बढ़ा के उसे अपने साथ बिठा लिया। तो जो जुकाम है? वो रश्क और हसद से पूछ रही थी। हाय अल्लाह जी, मैं तो कल से छींक छींक के पागल हो रही हूँ। ताजी ने हाथ में पकड़ा गुलाबी रुमाल नज़ाकत से नाक पर रखा। अब ये कहेगी तेरी जगह ये जुकाम मुझे क्यों ना हुआ? नबीला मजाक उड़ाती हुई उसकी पायंती पे आ बैठी। हाय मैं सदके, तुझे मेरी इतनी फिक्र? बोली भाली ताजी छींकना भूल के उसके वारी होने लगी। बकवास करिए नबीला। नबीला ने अगरचे उसके दिल की बात की थी, मगर वो उसका तंज बखूबी समझती थी, इसलिए घूर के कहते हुए उसने जब ताजी के बदलते हुए तासुरात देखे तो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है, हाँ मुझे तेरी फिक्र तो है। तो बीमार पड़ गई तो खाला बेचारी क्या करेंगी? उनका तो आधा काम ही तो निपटाती है। बस कर दे झूठी, नबीला ने फिर से लुकमा दिया। और पते कल क्या हुआ? नबीला का अंदाज ऐसा था कि उसे तवज्जो देनी पड़ी। वैसे भी उसकी अम्मा गांव की बीवी सी थी, उन्हें सब की खबर रहती थी। क्या? पूछते हुए वो सीधी होकर बैठी। चाची सकीना को कल हैजा हो गया था। डॉक्टर मुराद ने आकर ड्रिप लगाई। उनकी ड्रिप लगते ही हालत और बिगड़ गई। अब वो शहर के अस्पताल में भर्ती हैं। परांदा, झिल्ला के कहते हुए नबीला का अंदाज बड़ा चुभता हुआ था। ताजी ये सुनते ही बिगड़ गई। हाँ, बकवास न कर ज्यादा। डॉक्टर मुराद की ड्रिप से उनकी हालत नहीं बिगड़ी, वो पहले से इतनी बिगड़ी हुई थी। अम्मा बता रही थी, दोपहर तक घर में ही फूंकियां फांक रही थी। मैंने भी कहा मुराद को दिखा दे, मगर ना मानी। शाम तक हालत और ज्यादा खराब हुई तो चाचा डॉक्टर मुराद को बुला के ले आया। उसने तो कहा भी था कि मुझे वक्त पर बुलाना चाहिए था। अम्मा तो अभी भी उनके साथ अस्पताल में ही है। ताजी ने कच्चा चबा जाने वाली नजरों से नबीरा को देखते हुए बताया। झूठी मकारन जल कुकड़ी। उसकी आंखों में कहर था। मेरा मुराद पक्का वाला डॉक्टर है, तू जलती है बस जलती रह। चल छोड़, छोटी मलकानी को उनके कपड़े देने जाना है, तू चलेगी साथ? ताजी उठी तो नोरे का ध्यान उसके हाथ में पकड़े थैले पर गया। मेरी मान को मत जा, मलिक जी आजकल तीसरी शादी के चक्कर में है। ऐसा न हो तू उनकी नज़र में आ जाए और वो तुझे ही अपनी तीसरी मलकानी बना ले, नबीला ने शरारत से कहा। अल्लाह ना करे, मैं क्यों करने लगी उस बुढ़े खूसट से शादी? वो सुनते ही बिदक गई। चलो चलते हैं। उसने एक पल में ही जाने का फैसला कर लिया। घर में बिजार रहने से तो बेहतर था एक चक्कर ताजी के साथ ही लगा आती। नानी सहन में बैठी लिहाफ में डोरे डाल रही थी। उसके जाने की बात पे उसे एक घूरी से नवाज के कहा, सुबह से तो कह रही थी बुखार है। हाँ तो फिर तूने तो कहा था कि बुखार नहीं है। वो भी ढीठ बन गई। चल चली जा, मगर जल्दी आ जाए। उन्होंने बादल ना ख्वास्ता इजाजत दी।
तो वो जल्दी से ताजी का हाथ पकड़ के बाहर आ गए। सुन, तुझे इतना जुकाम है, डॉक्टर मुराद को क्यों नहीं दिखा देती? उसने बाहर आते ही मतलब की बात की। तेरा दिमाग ठीक है? जुकाम के लिए क्या डॉक्टर के पास जाऊंगी? कावा पुंगी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अम्मा कहती हैं दवाई क्या, नाक का ऑपरेशन भी करवा लो तो भी जुकाम पूरे 3 दिन बंदे की ऐसी की तैसी करके जान छोड़ता है। वो गहरी सांस भर के रह गई। वापसी कर उसने उसे अपने घर चलने को कहा, मगर वो उसका हाथ खींच के चाची के घर चली आई। बताना भाभी, चाची ने ऐसा क्या खाया था कि उसे हैजा हो गया था? वो कुरोड़ कुरोड़ के पूछ रही थी। भाभी सहन में लगे नलके के पास बैठी अपने 5 साला काके को नहला रही थी। इस सवाल पर झाग भरा हाथ पुरसोच अंदाज में ठोड़ी पर रखते हुए बोली, क्या बताऊं, मूली के परांठे बनाए थे, साथ में गोभी की सब्जी थी, मगर वो तो हम सब ने ही खाए थे। लो, चाची की उम्र हो गई है, अब उनका मैदा इस जोगा है कि मूली के पराठे हजम कर सके। ताजी ये सुनते ही मुदब्बिराना अंदाज में बोली, तो मतलब मूली के पराठे खाने से हैजा हो जाता है? नूरी का अंदाज सोचता हुआ था। सबको नहीं होता, अम्मा का मैदा पहले से कमज़ोर है। मैंने तो पराठे खाने से भी इसलिए मना नहीं किया कि फिर मैं ही बुरी बनती हूँ। एक बार पहले छोले खाने से मना किया था, उसके बाद 1 साल तक हर आने जाने वाले को यही कहती रही कि बहू से मेरा खाना पीना नहीं देखा जाता। अब मैं नहीं कहती कुछ, और देखो नतीजा। भाभी को पुरानी बात याद करके फिर से गुस्सा आने लगा। मगर नूरी, तू क्यों पूछ रही है? क्या तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है? उससे पूछते हुए उन्होंने लोटा भर के छपाके से काके के सर पर डाला और झाग भरी छींटे उड़ के नूरी और ताजी के कपड़े और चेहरे तर कर गईं। भाभी! ताजी बेख्तियार चिल्ला उठी, पहले ही जुकाम है, मारी डालो मुझे। हाँ, तो तुम दोनों भी तो यहाँ आकर बैठ गई। वहाँ चारपाई पे जाकर आराम से बैठो, मैं इसे नहला के चाय बनाती हूँ, फिर गप्पे मारेंगे। नहीं, हम जा रहे हैं, अभी तो बस चाची की तबीयत पूछने आए थे, नूरी धीरे से कहते हुए उठ खड़ी हुई। शाम को चक्कर लगाऊंगी जब चाची आएगी अस्पताल से। ताजी ने भी उसकी तकलीद की। दोपहर तक चाची की हालत में बेहतरी आई तो वो गांव चला आया। सारी रात की ख्वारी के बाद क्लिनिक में बैठने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो आते ही सो गया और फिर उसकी आंख मगरिब के बाद ही खुली हामिद की दस्तक पे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाई जी? मैं शाम में भी आया था चाय लेके, आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो शायद खाना लाया था। हाथ में पकड़े ख्वान को करीबी तपाई पर रखते हुए उसने फिक्रमंदी से पूछा। मुराद को यहाँ कभी भी अपने खाने के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। रोज़ ही पास पड़ोस वाले कुछ न कुछ भेज देते थे, और हामिद तो था ही जिसने पहले दिन ही कह दिया था, भाई जी आपका खाना और चाय मेरी जिम्मेदारी है, आपने फिक्र नहीं करनी। हाँ, रात को ठीक से सोया नहीं था ना, तो बस बहुत गहरी नींद आ गई। तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। वो अलमारी की तरफ बढ़ा। कोट सूट सुथरा नहीं था। उसने निस्बतन कम शिकनों वाली गहरे रंग की शलवार कमीज निकाल ली। आज क्लिनिक पर कोई आया था? थोड़ी देर बाद जब खाने पे हामिद इधर उधर की बातें कर रहा था तो उसे अचानक ख्याल आया तो पूछा। उस वक्त उसके जहन के पर्दे पे नूरी का दिलकश चेहरा था। हाँ, कोई दिन ऐसा गुजरा है कि मरीज ना आए। पहले तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी घर में भुगत लेते थे कि शहर के अस्पताल कौन जाए। अब छींक भी आती है तो आपके पास दौड़े आते हैं। आपने फीस भी तो इतनी कम कर रखी है। हामिद ने मुंह बनाया। कोई बात नहीं, वो होती तो शहर में रहता, यहाँ ना आता। भाई जी, आप वाकई बड़े आदमी हो। उसकी बात पर हामिद यूं अकीदत से बोला गोया हाथ चूम लेगा। अच्छा? पेशानी सहलाते हुए वो मुस्तरिब सी हंसी हंसा। हाँ ना, वरना हम गरीबों को कौन पूछता है? कोई डॉक्टर यहाँ आकर नहीं टिकता, ना हुकूमत को हमारी कोई फिक्र है। मैं तो कहता हूँ भाई जी आप शादी कर लें। कब तक इस तरह अकेले रहेंगे? कोई ख्याल रखने वाली भी होनी चाहिए कि नहीं? अब हामिद देखते ही नए मौजू पर शुरू हो गया। क्यों, थक गया मुझे खाना खिला खिला के? उसने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। ना मेरी तोबा, उसने बैदक कर कानों को हाथ लगाए। मैं तो आपके लिए कह रहा था, भाभी आएंगी तो आपका और इस घर का ख्याल रखेंगी। देखें जरा घर का हाल। अगर आप कहें तो मैं अम्मा से कहूं कि आपके लिए लड़की देखें। उसका चेहरा अचानक इस आइडिया पर चमक गया, मगर अगले ही लम्हे बुझ भी गया। लेकिन आपके लिए तो आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो ऐसी कोई लड़की नहीं। मुराद हंसने लगा। अभी मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जब करनी होगी तुम्हें बता दूंगा, फिक्र मत करो। नानी, मैं तेरे साथ सो जाऊं? वो अंदर आई तो अपने बिस्तर पर जाने का दिल न किया। तबीयत अजीब सी बेचैनी के जेरे असर थी। आजा, मगर मैं करवटें बहुत बदलती हूँ, तेरी नींद खराब हो जाएगी। कोई नहीं। वो उनके बिस्तर पर चढ़ गई, बाजू नानी के वजूद के गिर्द हायल किए। नानी, उसने धीमे से उन्हें पुकारा।
हाँ, उनकी आंखें बंद होने लगी थीं। तुझे कोई फिक्र नहीं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ? वो ये कहना चाहती थी मगर कह ना पाई। तकिया ठीक करते हुए उसने करवट बदली। नानी को सच में फिक्र नहीं, या फिर वो मेरे सामने जाहिर नहीं करती? वो दिल ही दिल में सोच रही थी। अगर उन्हें फिक्र होगी भी तो वो कौन सा किसी राह चलते को मेरा हाथ पकड़ा देंगी। लेकिन मुराद तो राह चलता नहीं। एक बार उसका दिल जोर से धड़का। उसकी हर सोच की तान मुराद पर आकर टूटने लगी थी आजकल। उन्हीं ख्यालों में डूबते उभरते जाने कब उसकी आंख लग गई। रोज सुबह नानी की आवाज़ पर उसकी आंख खुलती थी जब वो फजर की नमाज के लिए उसे जगाती थीं, मगर उस सुबह उसकी आंख ना खुली। जब उठी तो पता चला कि आधा दिन चढ़ाया है। धूप कमरे के अंदर झांकने लगी है और नानी अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हैं। नानी, वो भी इख्तियार घबरा के उठ बैठी। उनके चेहरे से लहाफ हटाया। उनकी आंखें बंद थीं, मगर सांसों की खरखराहट महसूस हो रही थी। नानी उठे ना, उसने पागलों की तरह उन्हें झंझोड़ डाला। वो जरा सी कसमसाई मगर उठी नहीं। उसने उनका चेहरा थपथपाया और सहम गई। तपिश भरपूर थी। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? रुहासी होके कहते हुए वो फौरन बिस्तर से उतर आई। चंद लम्हे तो उसकी समझ में ही ना आया कि क्या करे। फिर बेली हुई नबीला की अम्मा के पास भागी। वो उस वक्त भैंस के पास बैठी दूध दो रही थी। खाला, नानी की तबीयत बहुत खराब है। या अल्लाह, खैर? क्या हो गया मासी को? उन्होंने उसे घबराया हुआ देखकर अपनी मशगूलियत तर्क कर दी। बहुत तेज बुखार है। तो बता मैं क्या करूं? ठंडी पट्टियां रखूं? नहीं तो रुक, मैं चलती हूं तेरे साथ। वो उठ के खड़ी हो गई। पहले अमजद से कह दूं मुराद को बुला के ले आए। वो इतना कहकर अंदरूनी समझ बढ़ गई। नूरी हरासा सी वहीं खड़ी रही। उस वक्त उसका दिल मुराद के नाम पर बिल्कुल न धड़का। धड़कता भी कैसे? उसका दम तो अजीज अजान नानी में अटका हुआ था। नूरी, क्या हुआ? उसी पल नबीला भी बावर्ची खाने से निकल आई। नानी की तबीयत बहुत खराब है, बताते हुए उसके आंसू बहने लगे। तूने उनके लिए दुआ तो नहीं मांगी थी? नबीला ने जो वार किया वो साकित रह गई। कमीरी मत बन। होश में आते ही वो चिल्ला के कहते हुए रोते हुए वहां से भाग आई। नूरी की भीगी और सूजी हुई आंखें उसे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही थीं, इसलिए नानी का चेकअप करते ही वो बिलाखिर खुद पर काबू न रख सका। इतनी भी खतरे वाली बात नहीं जो आप यूं रो रही हैं। बुखार तो है मगर शाम तक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो समझा समझा के थक गया इस पागलपन को। लो भला, ये कोई बात है? सुबह से रो रो के बूथ सोजा लिए हैं। खाला को भी बोलने का मौका मिल गया। उन्हें रोटी बिल्कुल नहीं खिलानी, सादा खिचड़ी या दलिया। मैं शाम को फिर चक्कर लगाऊंगा। परेशानी वाली कोई बात नहीं, मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। वो जाने के लिए फिर तौलने लगा। आखिरी बात उसकी तरफ देख के कहते हुए उसके लहजे में तसल्ली थी। उसने असबात में सर हिला दिया। शाम तक उनकी तबीयत जरा संभल गई थी जब मुराद दोबारा उन्हें देखने आया। वो दरवाजे के पास खड़ी कनखियों से उसे देखती रही। नानी की जबान से दुआओं के झरने जारी थे। वो लबों पर मुस्कुराहट लिए, चेहरे पर अजीब सा तासुर लिए उनका चेकअप करता रहा। उसने बावर्ची खाने में जल्दी से कप दूध पत्ती की चाय बनाई। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो चौंका जब नूरी ने कप लाकर उसे पकड़ाना चाहा, मगर नानी के इसरार पर उसने कप थामा। वो शायद ठहरना भी नहीं चाहता था, मगर चाय की वजह से ठहरना पड़ गया। आपके गले की तकलीफ कैसी है अब? कमरे से निकल के बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए उसने अचानक उससे पूछा। आपको याद आ गया? ना चाहते हुए भी उसके लबों से शिकवा फिसल गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी और नूरी उसके वजीह चेहरे को तकती रह गई। हाँ, याद आना तो नहीं चाहिए था, जैसे आपको याद नहीं था बर्फ खाते हुए। उसने कैसा तंज किया था। नूरी हौनाक सी बन गई। मेरा दिल कर रहा था बर्फ खाने को। अब वो और क्या कहती। आप फिर कब आएंगे? इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता, नूरी ने जल्दी से ये सवाल कर बैठी। मेरा मतलब है नानी को देखने। उसकी बोलती निगाहें खुद पर महसूस करके उसने सटपटा के अपनी बात में इजाफा किया। अब वो बेहतर है, मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें देखने आने की। बस आप कुछ दिन तक उन्हें परहेज करवाइएगा। मुस्कुराना छुपाते हुए उसने संजीदगी से कहा। नूरी के चेहरे पर मायूसी छा गई। अच्छा, हाँ। उसने दरवाज़ा खोला और अपना भी ख्याल रखिएगा। ज़रा धीमे से ये जुमला कहकर वो बाहर निकल गया और नूरी का पूरा वजूद दिल बन के धड़कने लगा। उसने सच में ऐसे कहा? नबीला एक बार फिर जलते तवे पर जा बैठी। तू मेरी कसम, तू जानती है मैं झूठ नहीं बोलती। वो उस वक्त दरख्त से बंधे झूलों पर झूला झूल रही थी, जो गांव की बच्चियों ने अपने लिए बांध रखे थे।
चच्चा तुफैल की काकी ने तो सख्त बुरा भी माना उनकी आमद का, और झूला कब्जा करने का। रस्सी टूट जाएगी। उसे अपने झूले की फिक्र थी। तेरा वजन बर्दाश्त करती है ना, मेरा भी कर लेगी, तू फिक्र मत कर। नूरी ने उसके भारी वजूद पर चोट करते हुए कहा और झूले पर काबिज हो गई। देख नूरी, तू अभी इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बहुत उछल रही है। जिस दिन शहर से इसकी बीवी और दर्जन भर बच्चे आके इसे गद्दी से पकड़ेंगे ना, तो तुझे पता लग जाएगी। नबीला ने उसे समझाते हुए कहा, तू पागल है? नूरी ने उसे घूर के देखा। उसके बीवी बच्चे होते तो वो यहाँ अकेला क्यों आता? ऐसी छड़ों वाली जिंदगी क्यों गुजारता? चल छोड़ तू सब कुछ, तू मुझे पींग दे ऊंची सी। वो नहीं सुनना चाहती थी नबीला के एतराज़ात, चाहे वो हकीकी हों या नबीला के मन घड़ंत। नबीला ने झूला काफ़ी पीछे ले जाके पूरी कुव्वत से हवा में उछाला। कपड़ों के टूटों से बनी वो रस्सी इतनी ज़ोरदार नहीं थी कि ये झटका बर्दाश्त कर सकती, इसलिए जितनी ऊंचाई से और जिस अंदाज में नूरी झूले से उड़ के ज़मीन बोस हुई, कई चीखें एक साथ बुलंद हुई। नूरी, नूरी! घबरा के सब उसे पुकारने लगे। नबीला ने घबरा के उसे सीधा किया और मज़ीद आवाज़ें बुलंद हो गईं। ज़मीन तो कच्ची थी, मगर शायद किसी कंकर या पत्थर पर उसका चेहरा काफ़ी ज़ोर से टकराया था और माथे से खून की धारें बहती उसका चेहरा तर कर रही थी। हाय अल्लाह जी! नबीला एक बार फिर चिल्ला उठी। थोड़ी ही देर में वो बच्चों के जुलूस समेत क्लिनिक में थी। पता नहीं कहाँ-कहाँ चोटें लगी थी उसे तो चला भी नहीं जा रहा था, मगर फिलहाल सबसे वाज़ेह और तवज्जो तलब चोट माथे की थी। पल भर के लिए तो मुराद भी उसके चेहरे को देख के घबरा गया, जिस पर नबीला ने अपना दुपट्टा रखा हुआ था। ये कैसे हुआ? वो झूले से गिर गई थी, नबीला बाजी ने धक्का दिया था। नबीला और काकी ने एक साथ जवाब दिया। काकी की बात पर जिन नज़रों से मुराद ने नबीला को देखा, वो ज़मीन में गड़ गई। बकवास ना कर, मैं बस पींग दे रही थी। वो काकी पर गराई। उसने फिलफौर उसे बिठा के स्पिरिट में भिगोए कॉटन से उसका ज़ख्म साफ किया और इत्मीनान की सांस ली। ज़ख्म इतना गहरा नहीं था कि टाँकों की ज़रूरत पड़ती। ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, मैं सिर्फ पट्टी कर देता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। नबीला ने ये सुनते ही दोनों हाथ उठा के शुक्र का कलिमा पढ़ा, वरना टाँके उसे लगते और बदनाम मैं होती। थोड़ी देर में ही ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि नबीला ने नूरी को धक्का दिया है और उसके सर पर 10 टांके आए हैं। सबसे पहला सवाल तो नानी ने किया, वो जूं ही क्लिनिक से घर पहुंची। नबीला की क्या मौत मारी गई थी कि उसने तेरा यूं सर फोड़ डाला? पास आके गुस्से और फिक्रमंदी से पूछते हुए उनकी नज़र जब उसके पीछे खड़ी नबीला पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। तुझे किसने कहा कि मुझे नबीला ने धक्का दिया है? वो दम बखुद थी। क्या नानी ने मेरे पीछे अपने मुखबिर छोड़ रखे हैं कि इतनी जल्दी उन तक खबर पहुंच गई? काकी बता के गई है, मेरा तो कलेजा हिल गया था सुन के। मैं तो बस चिकाफानी के लिए निकल ही रही थी। उन्होंने अपने जूतों की सिमत इशारा किया। फिर उसे याद आया कि हाँ, काकी उनसे पहले शिफाखाने से निकली थी और शायद पूरे गांव में खबर नश्र कर चुकी होंगी। मुझे नबीला ने धक्का नहीं दिया, हम झूला झूल रहे थे और मुझे टाँके भी नहीं लगे, मामूली सी चोट लगी है, ये देख। उसने कदरे झुंझलाते हुए उन्हें अपने माथे पर बंधी पट्टी दिखाई। तौबा है, ये बच्चे भी ना, और ये मरजानी तो कुछ ज़्यादा ही सयानी है। चल अंदर, तू भी बच्ची बनी फिरती रहती है, ऐसे कोई झूला झूलता है क्या? नानी ने उसे डांटा था। उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। चंद वजूहात और मुहर्रिकात ने जो उसकी आंखें खोल दी थीं। अब वो सोचता तो उसे अपने आने के फैसले पर हैरत होने लगती थी। जिस दिन वो अपनी तरफ से आखिरी दिन क्लिनिक में बैठा था, उस दिन नूरी चली आई अपने माथे का जख्म दिखाने। वो चुप न रह सका और उसे बता दिया, क्योंकि वो जानता था कि और किसी को फ़र्क पड़े न पड़े, उसे बहुत फ़र्क पड़ेगा उसके जाने से। क्यों? वो साकत रह गई, लब थरथरा से गए। मुझे लगता है जैसे, वो कहते कहते रुक गया। मुझे लगता है जैसे ये जगह मेरे लिए नहीं। क्यों? क्या आपका दिल नहीं लगा यहाँ पर? वो बेकरार हो उठी। क्या ख्याल न उमड़ आए थे उसके जहन में? क्या नबीला की बात सच्ची है? क्या वो वाकई धोखेबाज है? क्या उसकी बीवी उसे बुला रही है? ऐसी बात नहीं, वो धीरे से हंसा उसकी बात पर। फिर क्या बात है? आपकी बीवी आपको वापस बुला रही है? लरसते लहजे में पूछते हुए उसने अपने बदतरीन अंदेशे को अल्फाज का रूप दे दिया। मेरी बीवी नहीं है नूरी। मुराद ने उसकी आंखों में देखते हुए पुरजोर अंदाज में उसे गोया इत्तला दी।
उसका अटका हुआ दम एकदम बहाल हुआ, पागल होते दिल को ढारस मिली। फिर क्यों? उसके अंदाज में हैरत और बेबसी दर आई। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे नफरत करे। मैं वैसा नहीं हूं जैसा नजर आता हूं। मैं बहुत बुरा हूँ। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था किसी अंदरूनी घुटन से। वो नासमझी से उसे देख रही थी। ऐसी क्या बात है? अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो तुम भी मुझसे नफरत करोगी। मैं नहीं करूंगी, वो तड़प के बेख्तियार बोल उठी। वो अगर 7 खून करके भी उसके सामने बैठा होता तो भी वो उसे कबूल था। मुझे जाना होगा। उसने गहरी सांस ली, सर झटका। ऐसे मत जाएं, अगर मैं आपको रोकूं तो क्या आप नहीं रुकेंगे? वो रूहानसी होने लगी। वो परेशान होकर उसे देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पागल सी लड़की को क्या कहे, जिसे यहाँ छोड़कर जाने के ख्याल से उसकी अपनी जान भी सुलगने लगती थी। बताएं? वो आंखों में आस के दिए जलाए उसे देख रही थी। उसने कुछ पल और सोचा और फिर गहरी सांस भरते हुए बिल आखिर एक नतीजे पर पहुंच गया। नूरी और मुराद की शादी हो रही है। जिस किसी ने भी ये सुना अंगुश्त बदंदा रह गया। किसी के दिल पर आरी चले तो कोई नूरी की किस्मत पर रश्क करने लगा। हो न हो इनका पहले से चक्कर जरूर होगा, कोई ये कहता मिला। किसी ने कहा नूरी में ऐसा भी क्या है कि डॉक्टर मुराद सारी शहरी फैशन वाली कुड़ियां छोड़ के उससे ब्याह रचाने लगा। मगर नूरी इन तमाम बातों से बेनियाज खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियों में मगन थी। और नानी इससे भी ज्यादा खुश पूरे पिंड को अपनी खुशी में शरीक करने के लिए दावतें देने में मगन थी। सुन नूरी, मैं हिदायत किया जा रही हूँ। इसी पल नानी ने दरवाजे में आकर उसे पुकारा। मगर नानी, इन्हें तो दावत दे चुके हो ना? वो हैरान होती पास आई। रुस्तम को फोन करना है, उसने कहा था शादी से 2 दिन पहले आ जाऊंगा, अब सिर्फ 1 दिन बचा है। बूढ़ी खाला का कुछ ख्याल नहीं, अल्लाह हमजद को सलामत रखे। वो न होता तो मैं अकेली बूढ़ी जान क्या क्या देखती। उनका लहजा थका थका सा था। घर में अगरचे कोई मर्द नहीं था, मगर गांव वाले आस पड़ोस वाले इतना ख्याल रखते थे कि उन्हें कभी इस कमी का एहसास न होता। ठीक है नानी, वो धीमे से बोली और नानी सर हिलाते हुए पलट गईं। उस दिन जब नूरी से बात करने के बाद उसने पूछा था कि क्या अब भी मुझसे नफरत नहीं हुई? क्या तुम अब भी मुझे रोकोगी? और नूरी ने इस बात में सर हिला दिया था, तो उसी वक्त उसी पल मुराद ने ये फैसला कर लिया था कि अब अगर वो यहाँ से जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा। बड़ा खूबसूरत माहौल था, निकाह हो चुका था। छुहारे और बताशे बांटे जा रहे थे। वो सर से पांव तक सजी सहेलियों के झुरमट में बैठी खुद को किसी ख्वाब के आलम में महसूस कर रही थी। सुन, तेरा मामू आने वाला था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? नबीला उसका दुपट्टा ठीक करते हुए पूछ रही थी। वो पुलिस में है ना, लगा हुआ होगा मुजरिमों के पीछे दौड़े लगाने में। उसे कहाँ फुर्सत हम गरीबों से मिलने आए। भाड़ में झोंके। उसका हल्क तक कड़वा हो गया उसके नाम पर। पिछले 2-3 दिन से वो नानी को जितना उदास और मायूस देख रही थी, उसे उनके लिए अफसोस हो रहा था। शादी से 2 दिन पहले आने का कहकर वो आज शादी के दिन तक कहीं दिखाई न दे रहा था। इसी वक्त ताजो, जो पंडाल में दुल्हा देखने गई थी, हाँपती कांपती वापस आई एक इत्तला के साथ। सुन नूरी, तेरे मामू आ गए। लो, अब भी आने की क्या जरूरत थी? उसने मुंह बनाया। जबकि ताजो ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और आते ही जब मुराद को देखा तो नानी को हाथ से पकड़ के एक तरफ ले गए। और अब उसने झिझक और हैजान से बात अधूरी छोड़ दी। अब क्या? बोलना आगे। नबीला का तजस्सुस आसमान छूने लगा। अब वो तीनों कमरे में बंद है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। सारे लोग हैरान हैं। मुझे तो बड़ी गड़बड़ लग रही है। ताजो ने उंगलियां चटकाईं। देखा? नबीला ने फातिहाना नजरों से उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखा। मैं ना कहती थी ये बंदा मुझे ठीक नहीं लगता। क्या पता शहर में मामू की बेटी से शादी रखी हो। चुप करनी, बकवास ना कर, कोई और बात होगी। ताजो ने उसकी हालत महसूस करके उसे डांटा। मुझे देखना है। वो अचानक उठ गई। अरे रुक जा पागले, कहाँ जा रही है? इन दोनों ने घबरा के उसे बिठाने की कोशिश की, मगर उसके एसाब तूफानी थपेड़ों में थे। ये कमरा ड्योढ़ी के पास था। वो छन छन करती सहेलियों के सहन अबूर करती सारे लोगों की हैरान नजरों से बेनियाज दरवाजे पर आई। हाथ बढ़ा के खोलने से पहले अंदर से मामू की आवाज ने उसे साकत कर दिया। मैं हैरान हूँ खाला, तुझसे इतना भी ना हो सका कि मेरे आने का इंतजार कर लेती। मैं काम में थोड़ा फंसा हुआ था। मर तो नहीं गया था जो तूने नवासी को लेके इस धोखेबाज के हवाले कर दिया? मामू का लहजा मुराद की आसाब पर ज़र्ब लगा रहा था। वो होंठ बीचे सर झुकाए खड़ा था। और नानी, वो हाथों में सर पकड़े बेहाल से बैठी थी। मुराद के वहमो गुमान में भी ना था कि ऐन वक्त पर ऐसा पांसा पलटेगा। डॉक्टर, डॉक्टर ना, डॉक्टर द प्यू।
मामू ने मोटी सी गाली भी भाग दी। जरा पूछ इससे डॉक्टर क्या, इसे तो कंपाउंडर की भी स्पेलिंग नहीं आती होंगी। शहर में जिस डॉक्टर के पास ये कंपाउंडर था वो तो इसकी वजह से जेल जाने से बचा था, मगर ये 2 दिन हवालाती के हवा खा के मेरे ठंडे खा के निकला है। पूछ इससे कैसे इसके गलत इंजेक्शन से बंदा मरते मरते बचा, वरना इसकी तो 302 लगनी थी। नानी के लिए ये एक और इंकशाफ था। उन्हें डॉक्टर और कंपाउंडर का इतना फर्क नहीं पता था, मगर हवालाती की हवा खाना काफ़ी सदमा था। अब तो मैंने इस पर फ्रॉड की दफ़ा लगा के लंबा अंदर भेजना है। ऐसा मत करें, मुराद तड़प गया। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मैं वादा करता हूँ मज़ीद इन लोगों से नहीं खेलूंगा। मैं नूरी को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। नूरी! मामू एकदम भड़क उठे। नूरी को तेरे साथ जाने कौन देगा? ये ना समझना कि नानी नवासी के सर पर कोई मर्द नहीं तो तू जो चाहेगा करेगा। मैं अभी जिंदा हूँ। वो मेरी बीवी है, हमारा निकाह हो गया है। वो उनके तेवर देख के भौंचक्का गया। नानी, आप कुछ कहें? नानी नजरें चुरा गईं। झूठ और धोखे से की गई शादी नहीं होती। नूरी को तो तू भूल जा। अभी खड़े खड़े तलाक ना दी तो तुझ जैसों को सीधा करना मुझे खूब आता है। दांत पर दांत जमा के शिद्दते जबर से सुर्ख चेहरा लिए वो चंद लम्हे उसे सुलगती नजरों से देखता रहा। ठीक है, कदरे तवक्कुफ से वो धीमे लहजे में बोला। मैं नूरी को तलाक दे दूंगा, मगर आप एक बार नूरी को बुला के पूछ लें उसे भी क्या मुझसे तलाक चाहिए। यही वो पल था जब दरवाजे में खड़ी नूरी को लगा कि अब अंदर जाने का वक्त आ गया है। वो धमाके से दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। तीनों उसकी अचानक आमद पर हैरान उसकी तरफ देखने लगे। मुराद की बुझती आंखों में जोत फिर जली। वो धीरे धीरे चलती मामू के सामने खड़ी हुई। मुझे मुराद से तलाक नहीं चाहिए। मैं जानती थी कि वो डॉक्टर नहीं है। मुराद ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था मामू, और मैंने फिर भी उससे शादी का फैसला किया था। तो अब मैं उससे तलाक क्यों लूं? नूरी तो अभी बच्ची है, तुझे कुछ नहीं पता इस फ्रॉड इंसान के बारे में। मुझे सब पता है, मुराद सब बता चुका है मुझे। नूरी तेजी से बोल उठी। वो जो भी था अब नहीं है। वो अपनी गलती मान चुका है, तौबा कर चुका है। मामू ऐसा मत कर, मैं तेरी बेटियों जैसी हूं ना। मुझे बेटियों की तरह रुखसत कर। शादी के दिन तलाक मत दिलवा। मेरी इज्जत रख और मेरे शौहर की भी। वो रो पड़ी। पल भर में मंजर बदल गया। कुरान पाक के साए में रुखसत करते मामू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दिल में चाहे कितना गुबार क्यों ना भरा हो, नानी भी खुद को नॉर्मल कर गई थी। मुराद एक बार फिर हंसने मुस्कुराने लगा था और नूरी शर्मीली सी मुस्कुराहट सजाए सहज सहज कदम उठा रही थी। नबीला ने उसके कान खा लिए थे। क्या हुआ था? बंद कमरे में तुम लोगों ने क्या बातें की थीं? उसने उसे वही जवाब दिया जो नानी ने बाकी लोगों को दिया था, कि मामू को हक महर कम होने पर इतराज़ था, मगर मुराद ने उनका इतराज़ दूर कर दिया और अब सब ठीक है। और नबीला जो किसी तहलका खेज इंकशाफ के इंतज़ार में थी, अपना सा मुंह लेकर रह गई। वो पागल नहीं थी कि नबीला को मुराद की हकीकत बताती, क्योंकि वो जो भी था, जैसा भी था, उसके लिए वही उसकी ज़िंदगी का हकीकी मसीहा साबित हुआ था।